हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। हम लोग बात कर रहे थे भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास, राइट। इसमें यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इसमें हमने देखा था ये सारे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत था 1773 से 1853 तक, उसको हमने अच्छे से डिटेल से समझ लिया है। देन हम बात कर रहे थे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत, ठीक है, यानी कि 1858 से 1947 तक। तो इसमें से क्या बात कही गई थी कि गवर्नमेंट कितने एक्ट आए थे। इनमें से हमने देख लिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में क्या बात कही गई, जिसमें से डायरेक्ट ताज का शासन हो जाता है। उसके बाद है कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 को हमने समझा। देन आज हम बात करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ठीक है, यानी पार्लियामेंट्री सुधार अधिनियम जो था। इसमें से 3 काउंसिल एक्ट आते हैं, यानी कि भारत परिषद अधिनियम, एक इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में आते हैं, ठीक है। तो इनमें से सबसे पहले यदि हम बात करें तो जो हम इंडियन काउंसिल एक्ट पढ़े हैं उसके बारे में एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। बट उससे पहले आप में से जो भी इस चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे ताकि उन तक भी ये वीडियो आसानी से पहुंच जाए, राइट। देन अब हम बात करें यदि 1861 का हमारा भारत परिषद अधिनियम था, इसमें हमने क्या क्या बातें की थी कि इस अधिकार के अंतर्गत वायसराय और प्रांतों के गवर्नर के अधिकार को बढ़ा दिया जाता है तथा गवर्नर जनरल की जो परिषद को भारतीयों के साथ मिलकर कार्य करने का अधिकार दिया जाता है, ठीक है। जब 1857 की क्रांति हुई तो हमने देखा था कि इनको अंग्रेजों को ये रियलाइज हो गया कि जब तक भारतीयों को भी अपने साथ लेना पड़ेगा, नहीं तो ये कभी भी विद्रोह कर सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि जो गवर्नर जनरल की परिषद को भारतीयों के साथ मिलकर कार्य करने का अधिकार दे दिया जाता है और बम्बई और मद्रास जो प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां प्रदान कर दी गई, ठीक है। और पुनः शक्तियां देकर इन्हें विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। बंगाल के पश्चिमी सीमा, जो बंगाल उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ, ठीक है। देन उसके बाद था कि वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश की शक्ति प्रदान की गई थी। बिना परिषद की सलाह से वो अध्यादेश की शक्ति मतलब अध्यादेश जारी कर सकता था। और इसमें था कि 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को बनारस के राजा और दूसरे थे पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया जाता है, ठीक है। आप में से जो भी नोट्स बनाना चाहे तो ये जो आपको स्लाइड में लिखा दिखता है तो आप उसकी नोट्स बना सकते हो। और यदि इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि यस या नो, तो मैं टेलीग्राम में सेंड कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, तो आप वहाँ से जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ठीक है, यदि आपको चाहिए तो। देन आज हम बात करेंगे अब किसके बारे में, 1892 का जो हमारा एक्ट था, यानी कि 1892 का भारत परिषद अधिनियम आता है। तो इसमें क्या क्या बातें की गई हैं, तो सबसे पहले तो इसका विस्तार जान लेते हैं कि ये क्यों लाया गया। तो क्या होता है कि जब 1861 के बाद की अर्थव्यवस्था, मतलब कि 61 के बाद की अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक सेवाओं एवं स्थानीय स्वशासन आदि क्षेत्रों में हमने देखा कि काफ़ी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, ठीक है। इन घटनाओं के फलस्वरूप क्या होता है कि भारतीयों में बड़ी उत्तेजना फैली और उनमें राजनीतिक चेतना तथा राष्ट्रीयता का विकास हो जाता है। जब उनको गवर्नर के साथ काम करने का अधिकार मिलता है तो उनमें क्या होता है, एक अलग सी राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रीयता का विकास होता है। फिर क्या होता है कि इसी के चलते ये लोग 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ, ठीक है। इसी के चलते हुआ था जब इनका ये विकास होता है राष्ट्रीय चेतना का। तो 1885 में ये लोग क्या करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करते हैं और इसने क्या किया कि संवैधानिक सुधारों की मांग कर दी। जो भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे उन्होंने क्या किया कि जो ब्रिटिश सरकार थी उनसे संवैधानिक सुधारों की मांग कर दी। तो इन घटनाओं तथा जो मांगे थी, ठीक है, तो इनके फलस्वरूप क्या हुआ कि ब्रिटिश संसद ने 1892 का भारत परिषद अधिनियम यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट पारित करता है, ठीक है। तो इसका मेन रीजन यही था कि जब इन्होंने मांग कर दी
आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। तो ये डेट आप याद रखना, काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, 1885 में की गई थी। ठीक है, इसने ही क्या की कि संवैधानिक सुधारों की जब मांग कर दी जाती है तो इन घटनाओं को तथा इन मांगों के फलस्वरूप ब्रिटिश संसद ने 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम या कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 को पारित करती है। इसके मुख्य रूप से कारण क्या थे, तो इसमें के कारण में यदि हम बात करें तो 1861 में स्थापित विधान परिषदों में जो भी गैर सरकारी, और वहाँ पे देखा था हमने कि गैर सरकारी सदस्यों को शामिल किया जा रहा था, तो जो भी गैर सरकारी तत्व थे वे जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। ठीक है, जो भी उसमें गैर सरकारी सदस्य थे वो जनता का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते थे। इनमें क्या था कि केवल बड़े बड़े जो जमींदार थे, अवकाश प्राप्त अधिकारी होते थे, जो कि जनता को समझने का दावा नहीं कर सकते थे। जो गैर सरकारी तत्व थे उनमें कौन शामिल थे, इनमें शामिल थे जो बड़े बड़े जमींदार थे या कि जो अवकाश प्राप्त कर चुके अधिकारी होते थे। तो उनमें क्या था कि वो जनता को समझने का दावा नहीं कर सकते थे। देन उसके बाद आया कि राष्ट्रीयता का विकास तथा कांग्रेस का जन्म इस अधिनियम को पारित होने का एक प्रमुख कारण था। पहला कारण तो था कि वहाँ पे जो गैर सरकारी तत्व थे तो वो जनता का प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहे थे। दूसरा कारण था कि राष्ट्रीयता का विकास हुआ तथा कांग्रेस का जन्म होता है, तो इस अधिनियम को पारित होने का प्रमुख कारण था। ठीक है, देन आता है कि 1857 में स्थापित कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास विश्वविद्यालयों ने शिक्षा के प्रसार में योगदान दिया था। ठीक है, जब 1857 की क्रांति होती है तो उसमें क्या किया गया है कि कलकत्ता, बम्बई, ये कलकत्ता ही आप नोट करना। ठीक है, कोलकाता अब नाम हुआ है, पहले कलकत्ता था। ठीक है, तो आप तत्कालीन पढ़ रहे हो यानी कि 1862 का पढ़ रहे हो, 1892 का या 1857 का। तो जब भी आप आंसर राइटिंग करते हो उसमें कलकत्ता ही लिखना, कोलकाता मत लिख देना। ठीक है, आप कोष्टक में लिख सकते हो वर्तमान नाम कोलकाता, बट आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, कोलकाता लिख दो डायरेक्ट, तो ऐसे में गलत हो जाएगा। पहले क्या था, कोलकाता था, बम्बई था, मुंबई नहीं था, बम्बई था तथा मद्रास विश्वविद्यालयों ने शिक्षा के प्रसार में योगदान दिया, जिससे क्या होता है कि राष्ट्रीयता की भावना उभरती है। और 1857 के बाद की सरकार की जो दमनकारी नीति एवं लॉर्ड लिटन की जो प्रतिक्रियावादी नीति से भारतीयों के प्रशासन के प्रति कटुता बढ़ती गई। ठीक है, देन उसके बाद क्या हुआ कि इन्हीं परिस्थितियों में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ, ये हमने देखा। और कांग्रेस ने जनता की मांगों को सूचीबद्ध किया तथा उन्हें सरकार के सामने रख दिया। पहले तो ऐसे ही मांग किया जाता था, फिर जब कांग्रेस का गठन हो जाता है, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में गठन हो जाता है, तो उन्होंने एक सूची बनाई पूरा। ठीक है, लिखित रूप में सूची बनाई जितनी भी जनता की मांगे थी, और उनको फिर सरकार के सामने पेश किया गया। तो उसमें से क्या हुआ कि उसने जो विधायिका सभाओं के प्रश्न को उठाया और कौंसिलों में भारतीयों की संख्या में बढ़ोतरी की मांग की। जो भी वहाँ की कौंसिल थी तो वहाँ पे क्या कहा गया कि जो भारतीय हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाए। इसने कौंसिल के कानून निर्माण तथा आर्थिक शक्तियों में वृद्धि की मांग की थी, जिससे क्या हुआ कि जिससे वे सही रूप से भारतीयों की आकांक्षाओं की पूर्ति कर सके। क्योंकि अब यदि वो हमारे लिए कानून बना रहे हैं और उन्हीं का शासन है तो वो अपने अनुसार से बनाएंगे। ठीक है, लेकिन यदि हमारे मेंबर ज़्यादा होते हैं कौंसिल में, यहाँ के सदस्य ज़्यादा होते हैं भारतीय, तो फिर यहाँ की मांगे रखी जाएंगी, यहाँ की प्रॉब्लम्स को देख के बनाया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया था कि कौंसिल में सदस्यों की संख्या बढ़ाने की मांग की थी। देन उसके बाद डफरिन का एक सुझाव आया था जो कि अंग्रेजों के लिए था। उसमें से क्या बात कही गई थी कि आरंभ में जो कांग्रेस के प्रति अंग्रेज अधिकारियों का क्या था कि व्यवहार सहानुभूति तथा मित्रतापूर्ण था। उन्होंने सोचा बस ऐसे ही कर रहे हैं, इसलिए उनका व्यवहार जो था मित्रतापूर्ण था और सहानुभूति का था। परंतु क्या हुआ, जब 1888 तक यह पूर्णतः क्या हो गया कि परिवर्तित हो जाता है। इनका जो व्यवहार था वो हमारे प्रति जो मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति व्यवहार था वो पूर्णतः बदल जाता है। तो उस वर्ष तो क्या हुआ कि लॉर्ड डफरिन ने
कांग्रेस पर सीधा प्रहार किया और पता है क्या बोलता है कि उसने यह कहा कि यह एक सूक्ष्म अल्पसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है और कांग्रेस की मांग एक अज्ञात बड़ी छलांग है। ठीक है, उसने डफरिन ने सीधे क्या, पहले तो इसकी सहानुभूति कर रहा था, बाद में क्या बोलता है कि यह एक सूक्ष्म अल्पसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई तो उसको डफरिन ने ऐसा बोला। देन उसके बाद क्या कहा, और कांग्रेस की जो मांग है वो क्या करती है कि एक मतलब अज्ञात में बड़ी छलांग है। ठीक है, कि अज्ञात में यह एक बड़ी छलांग है। यद्यपि क्या हुआ कि डफरिन ने कांग्रेस के महत्व को कम करने का प्रयत्न किया था। उसने क्या प्रयत्न किया था कि मैं ऐसा करके इनके महत्व को कम कर सकता हूँ, ऐसा बोल के कि यह एक सूक्ष्म संख्या का प्रतिनिधित्व करती है या अज्ञात में बड़ी छलांग है, ऐसा बोलेंगे तो वो लोग मतलब उनका लोगों की नज़र में महत्व कम होगा। लेकिन क्या हुआ कि उसने आंदोलन के महत्व को समझा और उसने गुप्त रूप से परिषदों को उदार बनाने के सुझाव से जो इंग्लैंड में भेजे। ठीक है, उसने क्या किया कि अपनी परिषद की एक समिति की भी नियुक्ति की, जो कि प्रांतीय परिषदों के विस्तार के लिए, उनके परिषद को ऊंचा करने के लिए, उनके कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, उनमें आंशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली आरंभ करने के लिए और एक राजनीतिक संस्था के रूप में उनका प्रचार प्रसार करने की योजना बनाई गई। ठीक है, देन उसके बाद था कि 1890 में क्या होता है, फिर 1890 में इंग्लैंड की रूढ़वादी दल की सरकार ने भारत सचिव लॉर्ड क्रॉस, ठीक है, भारत सचिव जो था वो कौन था, लॉर्ड क्रॉस के सुझाव पर, इन सुझावों के आधार पर इन सुझावों के आधार पर जो लॉर्ड्स सभा में एक विधेयक रखा जिसे 1892 में संसद द्वारा पारित की गई। ठीक है, तो ये विधेयक किसके द्वारा लाया गया था, लॉर्ड क्रॉस जो था उसके द्वारा उसने सभा में एक विधेयक रखा जिसे 1892 में संसद द्वारा पारित किया गया। इसे ही हम क्या कहते हैं, भारतीय परिषद अधिनियम, यानी कि 1892 की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो इसका हमने थोड़ा सा विस्तार समझा कि इसके आने का मेन कारण क्या था। देन उसके बाद इसमें बात क्या क्या की गई थी, मेन इसकी विशेषता की बात करें तो जो था इसका विशेषता ज़्यादा कुछ नहीं था खास। इसमें क्या था कि इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। ये जो टॉपिक है इनको आप नोट कर सकते हो। ठीक है, क्या हुआ कि इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाती है और इसने विधान परिषदों के कार्य में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने के लिए अधिकृत किया। यानी कि इस एक्ट के तहत क्या किया जाता है कि विधान परिषदों के कार्य में वृद्धि कर दी जाती है। हमने देखा कि उन्होंने मांग, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, जब अपना सूचीबद्ध तरीके से लोगों के मांग को उनके सामने पेश किया कि हमारे परिषद में, जो यहाँ की परिषद है उसमें भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाए, तो विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें क्या किया गया, बजट पर बहस करने के लिए अधिकृत किया जाता है। ठीक है, देन अब हम बात करें यदि तो 1909 के अधिनियम की, जो कि 1909 का भारत परिषद अधिनियम आया था, उसमें से यदि हम बात करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी बात क्या की गई थी कि इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये जो अधिनियम आया था तो ये मार्ले मिंटे सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता था। इसमें मार्ले मिंटे का फंडा क्या है, तो इसमें जो मार्ले होता था तो वो कौन होता था, मार्ले भारत का राज्य सचिव होता था। ठीक है, राज्य सचिव होता था और मार्ले जो पहले नाम दिया हुआ है ये मार्ले, और जो मिंटो था वो भारत का वायसराय होता था। ठीक है, यानी वायसराय और लॉर्ड सचिव का नाम एक ही साथ लिखा जाता था। तो पहले लॉर्ड सचिव का नाम लिखा, मतलब सचिव का नाम जो राज्य सचिव था उसका आता था और जो मिंटो है वो वायसराय था। ठीक है, आप देखोगे कि 1919 में जो मांटेग्यू चेम्सफोर्ड है तो उसमें मांटेग्यू जो है वो राज्य सचिव होता है और चेम्सफोर्ड जो होता है वो वायसराय होता है। तो इसमें आपको याद रखनी है। ठीक है, यानी कि जो मार्ले था वो भारत राज्य सचिव था और मिंटो वायसराय था। तो इस अधिनियम को, जो 1909 का अधिनियम है, उसको हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें क्या हुआ था कि इसने केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि कर दी थी। जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम था तो केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि कर दी।
इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के चर्चा कार्यों का दायरा बढ़ा देता है। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करें तो जब चर्चा कार्यों को बढ़ाता है तो इसमें क्या है कि इसने दोनों स्तरों के विधान परिषदों के चर्चा कार्यों को बढ़ाता है। जैसे कि हम बात करें उदाहरण के तौर पे तो अनुपूरक प्रश्न पूछना या बजट पर संकल्प करना। ठीक है कि अनुपूरक मतलब कि आप क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हो यदि कोई उसका आंसर दे रहा है या कोई और क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें से भी आप क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हो, यानी कि अनुपूरक प्रश्न पूछना या बजट पर संकल्प रखना भी इसमें बात की गई थी। ठीक है, देन उसके बाद था कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम सदस्य बने। तो इसमें क्या हुआ था कि इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया था, जिसमें से सत्येंद्र प्रसाद जो सिन्हा थे वो क्या हुए कि वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने, उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ कि इस अधिनियम में पृथक निर्वाचन के आधार पर मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। मतलब कि ये जो 1919 का अधिनियम है इसके लिए क्या किया गया कि इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। मतलब कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का चुनाव का मतलब है या पृथक निर्वाचन यानी कि अलग अलग। ठीक है, जैसे कि आप समझो कि जो मुस्लिम सदस्यों का चुनाव है वो मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार क्या होता है कि इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आप ये भी नोट कर लो, जो लॉर्ड मिंटो थे, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। इसने क्या किया कि प्रेसिडेंसी, कारपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग जो प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया था। ठीक है, लॉर्ड मिंटो कौन थे? हमने देखा कि लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय था जो, तो उसको ही सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो 1892 और 1909 का जितने भी अधिनियम हैं वो सारे समझ में आ गए होंगे। और जो भी पहले अधिनियम नहीं देखा है यानी कि 1773 का, 1784 का, ईस्ट इंडिया एक्ट जो थे, चार्टर एक्ट 4 आए उनको, और 1861 का, 1858 का, तो वो प्लेलिस्ट में उसकी वीडियो है तो आप जाके वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, सारी वीडियो आपको एक जगह प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी तो वहाँ से आप जाके सारी वीडियो को देख सकते हो और आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, सो आशा करते हैं कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। देन आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और वो कौन सा है? भारत शासन अधिनियम, क्योंकि अब हम बढ़ रहे हैं स्वतंत्रता की ओर। ठीक है, धीरे धीरे हम अब कुछ ही दिनों में आज़ाद हो जाएंगे। तो अभी क्या है कि भारत शासन अधिनियम 1919 अब आएगा। हमने 3 जो भारत परिषद अधिनियम है उनको पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1919 का। ठीक है, जो माउंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार था उसके बारे में देखेंगे क्या क्या बातें कैसे कैसे की गई थी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।